हेलो न्यू मॉमीज एंड वुड बी मॉमीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो एकदम खास आपके लिए होने वाला है क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने न्यूबॉर्न बेबी का ध्यान कैसे रखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने होंगे या फिर आप बन चुके होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपको बेबी के बारे में अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। बेबी रो रहा है, आपने उसको फीड करा दिया फिर भी रो रहा है, आपने उसको टाइमली सारी चीज़ें उसकी कर दी हैं फिर भी रो रहा है, आपको रीज़न ही नहीं समझ में आ रहा है क्यों रो रहा है। तो खैर मेरे साथ भी यही हुआ था, मैं भी फर्स्ट टाइम मॉमी बनी थी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैंने जस्ट बेबी को फीड कराया और लिटाया, फिर वो रोने लग रहा था, कितना भी उसको घुमाओ वो रो रहा था। पर धीरे धीरे सारी चीज़ें, कहते हैं ना, एक्सपीरियंस से सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे वीडियो बनाया जाए और जो जिनकी डिलीवरी पास है उनको भी पता चले कि आने वाले टाइम पे उनको अपने बेबी की केयर कैसे करनी है। और जो न्यू मॉमीज़ हैं, इन सब चीज़ों से गुजर रही हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भी ये वीडियो देखें और ये वीडियो उनके काम आने आए और वो इससे कुछ कुछ हेल्पफुल टिप्स ले सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं एक एक चीज़ें बताऊंगी कि कैसे आपको अपने न्यूबॉर्न बेबी की केयर करनी है और किन कंडीशंस में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी बेबी के वेट की। जब आपका बेबी जो बेबी का बर्थ वेट होता है तो पहले 1 या 2 हफ्ते में बेबी का वेट जो है वो इंक्रीज होने की जगह वो डिक्रीज हो सकता है, या फिर जो बेबी का वेट है वो उतना ही रहेगा। उस केस में आपको परेशान नहीं होना है कि मेरे बेबी का वेट कम क्यों हो रहा है या फिर बढ़ क्यों नहीं रहा है। ये एकदम नॉर्मल है क्योंकि पेट में बेबी को सारे न्यूट्रिशन आपकी बॉडी से उसको मिलते थे डायरेक्टली, लेकिन बर्थ के बाद बेबी को अपने न्यूट्रिशन के लिए या फिर मिल्क पीने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ रही है। और कुछ कुछ बेबीज़ में होता है वो लैच नहीं कर पाते हैं, उनको फीडिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल है, वेट ना बढ़ना या फिर वेट उतने का उतना ही रहना। लेकिन अगर 2 हफ्ते के बाद भी बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है तब आपको अपने डॉक्टर को दिखाना ज़रूर है। अब मैं बात कर लेती हूँ सेकंड पॉइंट की। मैंने इसको इसलिए लिया है, आप देख रहे होंगे, आपने भी सोचा होगा कि मैं ये क्यों लेके बैठी हूँ। एक्चुअली मेरा बेबी अभी सो रहा है, नहीं तो मैं उसको दिखाती। इसके थ्रू मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगी कि आपको अपने न्यूबॉर्न बेबी की कैसे केयर करनी है। अब सेकेंड पॉइंट है, आपका बेबी शुरुआत में हो सकता है बहुत देर तक सोए। ज़्यादातर बेबी शुरुआती दिनों में या फिर मैं बात कर लूँ महीनों में, तो पहले 1 महीने ज़्यादातर सोते हैं, 18 से 20 घंटे तक वो सोते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको हर 3-3 घंटे पे उनको उठाना है। वैसे तो बेबी को अगर भूख लगती है तो वो उठ जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई कोई बेबी नहीं उठते हैं। तो उस केस में आपको बेबी को उठाना है, बेबी को फीड कराना है। और कितना फीड कराना है, शुरुआत में बेबी पर फीड 30 ml तक लेते हैं, तो आपको बेबी को फीड कराना है। और एक और चीज़ होती है, बेबी फीड लेते लेते वो सो जाते हैं, तो उनको आपको उनके कान के पीछे थोड़ा सा ऐसे करके मारना है ताकि वो जगे। बेबीज करते क्या है, थोड़ा पीते हैं फिर उनको नींद आ जाती है, वो सो जाते हैं, उनका पेट नहीं भरा होता है, फिर थोड़ी देर में वो रोने लगते हैं। तो ऐसे में आपको उनको जगाना है ताकि वो प्रॉपर फीड लें, और आपको कान के पीछे करना है या फिर पैर के नीचे उनको ऐसे ऐसे मारना है। और हल्का सा आपको पता रहेगा कि कितनी तेज से मारना है। बेबी उठेंगे और वो पेट भर के वो पी लेंगे। थर्ड चीज़ थर्ड चीज़ है कि हर फीड के बाद आपको अपने बेबी की बर्पिंग करानी है। बर्पिंग यानी कि सपोज ये आपका बेबी है, आपको उसको अपने शोल्डर पे ऐसे लेना है और उसके जो पीठ पे ऐसे ऐसे करना है। हल्का आप पैड पैड भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बेबी ने दूध पीते पीते जो एयर बबल्स बेबी के अंदर चले गए हैं वो निकल आएंगे। और इससे करने का एक और फ़ायदा ये है कि बहुत लोगों की कंप्लेन होती है कि उनका बेबी दूध पलट देता है, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पलटता है इसलिए क्योंकि एयर बबल आ गया होता है और वो बेबी को इरिटेट करता है, तो वो एकदम से वो पूरा दूध उसका बाहर निकल आता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप एक तरफ से जब भी फीड कराएं, ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो एक तरफ से करा रहे हैं, एक बार कराने के बाद 10 मिनट कराया, उसके बाद उसको ऐसे करके उसकी बर्पिंग करा दें। और जो भी बेबी ने अगर डकार ले लिया, जो भी एयर बबल है वो निकल गया, फिर बेबी को दूसरी तरफ से फीड कराएं। तो हर फीड के बाद आपको बर्पिंग करानी है।
तो बर्पिंग कैसे करानी है इसका पूरा वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है कि बर्पिंग के कौन कौन से पोजीशंस हो सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ, एक ये ऐसे आप अपने शोल्डर पे रखें, एक आप उसको उल्टा ऐसे रख के और अपने लैप पे भी आप रख के, लेकिन बेबी के नेक को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि शुरुआती दिनों में बेबी के का जो नेक होता है वो बहुत डर रहता है चोट लगने का, और बहुत ही आपको सेंसिटिव होता है, आपको केयरफुली उसको उठाना होगा। अब मैं बात कर लेती हूँ नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पेरेंट्स बोलते हैं फीड तो करा दिया है बेबी को, लेकिन फिर भी ये रोए जा रहा है। अब समझ में नहीं आता है कि वो रो क्यों रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेरेंट बने हैं, उनको भी बेबी की डिफरेंट डिफरेंट क्राइस का कोई आइडिया ही नहीं होता है। तो बेबी के रोने के 3-4 रीजंस हो सकते हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। पहला, या तो बेबी भूखा हो सकता है, पर जैसे कि मैंने बोला पेरेंट्स बोल रहे हैं कि वो बेबी को फीड कराएं फिर भी रो रहा है। हो सकता है उसको गैस बन गई हो या फिर उसको ढकार आ गई है, इसीलिए मैंने कहा आपको उसको बर्पिंग ज़रूर करवानी है। तीसरा रीज़न है कि हो सकता है बेबी का डायपर गंदा हो गया हो, या फिर बेबी को आपने कॉटन की नैपी में रखा है तो वो गीली हो गई हो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था कि बेबी ने अगर यूरिन डायपर में की है तब तो वो कुछ नहीं रोएगा, लेकिन अगर उसने पॉटी एक बार भी कर दी तो वो बहुत तेज़ रोता था, और उस टाइम समझ में नहीं आता कि बेबी रो क्यों रहा है, डायपर तो पहना है। लेकिन अगर बेबी का डायपर गंदा हो गया है तो बेबी रोएगा और आपको चेंज करना ही करना है। ये वेट नहीं करना कि डायपर में तो लिखा है अप टू 6 आवर चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको वो तुरंत चेंज करना है। और बेबी बॉयज़ के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप उनको डायपर पहना के भी रखते हैं तो उनकी यूरिन लीक हो जाती है। ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस पे बोल रही हूँ, और मेरी सिस्टर इन लॉ की भी डिलीवरी हुई, उनको भी बेबी बॉय हुआ, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। उसके अलावा हो सकता है आपका बेबी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो या फिर उसको नींद लगी हो, तो आप उसको सिंपल गोदी में उठाएं, थोड़ी देर घुमाएं, क्योंकि बच्चा बिस्तर में लेटे लेटे भी काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। तो आप उसको थोड़ी देर गोदी में ले लें, गोदी में लेके घुमाएं और उसको सुलाएं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको अपने न्यूबॉर्न बेबी को मसाज देना है, क्योंकि बेबी थक जाता है, वो खुद से मूवमेंट नहीं कर पाता है, करवट नहीं ले पाता है। तो खैर आपको करवट तो टाइमली दिलाना ही दिलाना है। उसके अलावा आप बेबी की मसाज का टाइम फिक्स कर दें। दिन में अगर आप, जैसे मैं अपने बेबी को दिन में 3 बार मसाज देती थी पहले 2 महीने तक, तो आप टाइम फिक्स कर लें, क्योंकि बेबी ज़्यादातर मसाज के बाद वो सो जाते हैं और सुकून की नींद सोते हैं। तो आप एक टाइम फिक्स कर लें, बेबी की बॉडी को पता रहेगा, बेबी को पता रहेगा कि अब मसाज मिलने वाली है, तो वो आसानी से सो जाएंगे और आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जो कि मैं करती थी, और यही करते करते मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि बहुत लोगों की कंप्लेन होती है कि बेबी मेरा रात में जगता है और दिन में सो जाता है, पर टचवुड मेरा बेबी रात में बहुत सुकून से सोता है और दिन भर वो जगता है। और एज अ ह्यूमन जैसे मुझे है, मुझे दिन में बिल्कुल सोने को ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन रात की नींद तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ये मेरे लिए बहुत सही है, जो मैंने किया वो मैं आपको बता रही हूँ। मसाज शुरू करने से पहले एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें, क्योंकि हर डॉक्टर अलग अलग चीज़ बताते हैं। जैसे मेरे डॉक्टर ने तो मुझे बोला था आप सेकेंड डे से ही मसाज देना शुरू कर दो, लेकिन उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको बचाकर करना है, वहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं करना है, आप उसको बचाकर आप बेबी की मसाज देना शुरू कर दें। लेकिन अभी रिसेंटली मेरी सिस्टर इन लॉ की भी डिलीवरी हुई है, तो उनको डॉक्टर ने मना कर दिया कि जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं निकल जाती है तब तक आपको मसाज नहीं करना है। तो मसाज के बारे में आप एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लें, अगर वो बोलते हैं आपको वेट करने के लिए तो आप वेट करिए, नहीं तो अगर उन्होंने बोला आप शुरू करिए तो आप बिना किसी डर के आप शुरू करिए, क्योंकि मैंने सेकेंड डे से स्टार्ट कर दी थी, बस वही जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको बचा के। उसके बाद बेबी आपका रो सकता है बहुत ज़्यादा, क्यों? क्योंकि उसको गैस बनी हो सकती है, और शुरुआती 3 महीने बेबी को कॉलिक इश्यू होते हैं। उसके लिए आपको कुछ, जैसे मैंने बोला, मसाज होती है, एक्सरसाइजेज होती हैं, वो करवानी होती हैं, और उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लें। एक्सरसाइज करवाइए, टमी टाइम करवाइए, जिससे कि बेबी को बहुत अच्छा फील होगा। टमी टाइम तो वैसे भी माइलस्टोन अचीव करने के लिए बहुत अच्छा है, बेबी को कॉलिक इश्यूज़ नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद हो सकता है न्यूबॉर्न बेबी को क्रेडल कैप, जैसे वाइट वाइट सा एक पैच सा हो जाता है। ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि आप कोम से लेके उसको निकालने में लग गए, ये सब कुछ भी नहीं करना है आपको। बेबी का स्कैल्प जो होता है वैसे ही बहुत सॉफ्ट होता है,
तो आपको क्रेडल कैप के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान देना है कि बहुत देर तक आप उसमें तेल ना लगे रहने दें, मसाज करने के बाद उसको तुरंत ही हटा दें, वॉश कर दें, क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बेबी को कुछ एक्नेस भी फेस में हो जाते हैं, तो उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है, वो अपने आप ही चले जाते हैं। फिर भी अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर मिल लें, उनको बताइए प्रॉब्लम। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें, जैसे बेबी ब्रेस्ट फीड पे है तो हो सकता है वो दिन में काफ़ी पॉटी करे, और वो वाटरी स्टूल नॉर्मल होता है, येलो कलर में होता है, नॉर्मल होता है, वो वाटरी स्टूल ही करेगा क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड ले रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 हफ्ते बाद बेबी पॉटी बहुत कम करे, और या फिर हफ्ते में सिर्फ एक बार करे। जैसे मेरे बेबी के साथ ये था कि शुरुआत के 1-2 दिन तो उसने ब्लैक कलर की स्टूल पास की थी, विच इज़ वेरी नॉर्मल। उसके बाद जब उसने ब्रेस्ट फीड एकदम अच्छे से स्टार्ट कर लिया तो उसने येलोइश कलर का करना स्टार्ट किया था पूप, और वो वाटरी पूप रहता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और 2 हफ्ते बाद मैंने ऐसा सुना था कि सिर्फ 1 हफ्ते में वो पूप करेगा, लेकिन मेरे बेबी ने नॉर्मल पूप किया था, तो आप मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी उसमें। अगर बेबी आपको परेशान नहीं कर रहा है और उसका वेट गेन भी नॉर्मल हो रहा है, तो अगर वो 2 हफ्ते बाद वो पॉटी नहीं भी कर रहा है 1 हफ्ते बाद, तो आपको परेशान नहीं होना है। और फिर भी अगर आपको एज अ पेरेंट डर तो रहता ही है, परेशान तो हो जाते हैं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप एक अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। उसके बाद मैं बात कर देती हूँ वैक्सीनेशन की। तो कुछ वैक्सीनेशन है, जैसे ओपीवी हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गई, ये सब तो बर्थ के टाइम पे ही इंजेक्शन लग जाते हैं। उसके बाद आपको एक कार्ड मिलता है, उसमें बेबी की कब कब वैक्सीनेशन है, जैसे कि 1-1.5 महीने में होती है, उसके बाद पूरा उसमें लिस्ट होती है। तो वो वैक्सीनेशन आप कुछ भी मिस ना करें, आप उस बुक में टिक करते रहें कब कब लगी है, और आने वाली जो वैक्सीनेशन का टाइम है, डेट है, उसका रिमाइंडर सेट कर लें ताकि बेबी की कोई भी वैक्सीनेशन आप मिस ना करें। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, कैसे आपको देखभाल करनी है अपने न्यूबॉर्न की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, कैसे मैंने अपने बेबी की देखभाल की है, क्या किया है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें ताकि न्यू मॉमीज़ की हेल्प हो सके, और मेरे चैनल चीकूज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं आप सबके लिए लाती रहती हूँ।